Hello students, in this lecture we are going to learn the concept of speed of limits. इस लेक्चर में हम जो नई कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है स्पीड ऑफ लिमिट्स. हमें पता है कि व्हीकल ऑन बैंक रोड, उसके लिए हमने एक डेरिवेशन निकाला है. उसमें हमने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है. टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. हमने उसमें एक और एक्सप्रेशन देखा था, वो था मोस्ट सेफ स्पीड. उसकी जो वैल्यू थी वो ये थी वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा. उसके बाद हमने बैंकिंग ऑफ ए रोड, बैंक रोड, इसकी डेफिनेशन भी देखी है. बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स व्हाट? सी देयर द प्रोसेस ऑफ राइजिंग ऑफ ए आउटर एज ऑफ ए कर्व सरफेस ओवर देन द इनर एज थ्रू एन एंगल इज कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड. उसके बाद हमने एक डेफिनेशन देखी थी एंगल ऑफ बैंकिंग. क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग? द एंगल इन बिटवीन द बैंक रोड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ बैंकिंग. अब इसमें हम जो नई कंसेप्ट देखने वाली वो कंसेप्ट है कि स्पीड लिमिट. पहले हमने बताया था जब भी कोई व्हीकल कर्व रोड पर ट्रैवल कर रहा होता है उसके लिए वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है. उसके लिए हमें नेसेसरी वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कैसे मिलता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स इन बिटवीन द टायर्स एंड रोड सरफेस. पर ये फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है. लेकिन अप टू द सर्टन लिमिट ये पॉसिबल होता है. व्हेन दैट सर्टन लिमिट इज ओवर, वहां पे क्या होता है कि वी आर नॉट श्योरेंस अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स. हमें हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलता और फ्रिक्शन फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है. और ये फ्रिक्शन फोर्स किन केसेस में हमें नहीं मिलता? जब भी किसी रोड पे तेल गिरा हो, अदरवाइज जब हम रेनी सीजन देखते हैं तब भी वहां का रोड सरफेस हो गीला हो जाता है. इन सिचुएशन में वी आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स. अगर हमें सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिला तो हमें जितना जरूरी है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं मिलता और हमारा जो व्हीकल कर्व रोड पे ट्रैवल कर रहा होता है इट इज नॉट सेफ फॉर दैट व्हीकल एंड विथ मैक्सिमम स्पीड इट इज इम्पॉसिबल. एंड उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कि व्हीकल जो होता है वो कर्व रोड पे ट्रैवल करने के बजाय टेंजेंशियल जा सकता है और इन दैट केसेस देयर आर मोर चांसेस फॉर द एक्सीडेंट. ओके, लेट वी विल सी. इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले? इस लेक्चर में हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कितने फोर्सेस व्हीकल पे प्रेजेंट है और वो फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे है, उन डायरेक्शन से हमें एक्सप्रेशन मिलने वाला है. इस लेक्चर में हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे नहीं, सिर्फ हमें सिचुएशन देखनी है, फोर्सेस कौन से एक्ट होते हैं, डायरेक्शन फोर्सेस के क्या है और इस एक्सप्रेशन में हम डिफरेंस देखने वाले. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो डायग्राम है. पहली जो डायग्राम है उसमें व्हीकल बैंक रोड पे है लेकिन उसका स्पीड लिमिट लो होगा. दूसरी जो डायग्राम है सिमिलर इज देयर. द व्हीकल जो होगा बैंक रोड पे प्रेजेंट है लेकिन उसका जो लिमिट होगा व्हीकल के स्पीड का लिमिट वो मैक्सिमम होगा. और वो लिमिट के लिए क्या क्या कंडीशन है यही हमें देखना है. सी देयर द व्हीकल इज ट्रैवलिंग अलोंग अ कर्व रोड. आर इज द रेडियस ऑफ ए कर्व रोड. जिस कर्व रोड पे व्हीकल ट्रैवल कर रहा है उस कर्व रोड की रेडियस स्मॉल आर होती है. थीटा इज एंगल ऑफ ए बैंकिंग. ओके, यहाँ पे हमने पहले कहा था कि हमने वीएस मीन्स क्या है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वीएस मीन्स क्या? कोई भी व्हीकल जब कर्व रोड पर ट्रैवल करता है उस वक्त उसका जो स्पीड होता है वो सेफ होता है, इसीलिए वीएस डिनोट किया. उसके लिए जो हमें इक्वेशन मिलता है वो क्या है? वीएस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा. पर लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो वीएस है वो V1 से रिप्लेस हुआ जा रहा है. V1 दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो स्पीड लिमिट मिलने वाला है वो डिफरेंट है. वो क्या है? लोअर स्पीड लिमिट है. सी दैट द व्हीकल जो है वो हमारा कर्व रोड पे प्रेजेंट है. अब हमें जो देखना है वो है कि उस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस है. सी द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन दैट व्हीकल. फर्स्ट इज द फोर्स ड्यू टू द वेट mg. द डायरेक्शन ऑफ दैट mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ये जो फोर्स है वेट mg की वजह से उस पे प्रेजेंट है, उसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, अब ये जो है व्हीकल है उसके ऊपर एक और फोर्स है. द फोर्स इज ड्यू टू द नॉर्मल डायरेक्शन.
अगर आपको ध्यान में हो तो हमने एक एक्सप्रेशन देखा था व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। उस एक्सप्रेशन में हमने व्हीकल को एज अ पॉइंट कंसिडर किया था। ड्यू टू दैट कंसिडरेशन ऑफ ए व्हीकल एज अ पॉइंट, हमने वहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट था इन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस एंड अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनको इग्नोर किया था। लेकिन इन दैट टू केसेस हमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो the force due to the normal reaction, that normal reaction's direction is vertically upward. The normal reaction resolve into two component. First vertical component is n cos theta, second horizontal component is n sin theta. ये जो हमारा horizontal component है normal reaction का, इसकी direction है toward the center. Okay, now this n sin theta it balances the सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं। अगर हम ये कंसेप्ट जिसको बोल सकते हैं व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सर्कुलर मोशन, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को n sin थीटा बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो n cos थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये mg को बैलेंस कर रहा है बिकॉज दे बोथ आर इन पर अपोजिट डायरेक्शन। n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, या इस केस में हमें इसके बारे में सोचना है। इस स्पीड लिमिट में इसका रोल, इसकी डायरेक्शन, इसकी मीन्स किसकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे डायग्राम में, द डायरेक्शन ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लिनेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एरो हमें दिखाता है कि इट इज नॉट टूवर्ड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम इसके डायरेक्शन के बारे में बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लिनेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसके दो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट fs sin थीटा, इट इज पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए n cos थीटा। n cos थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक और दूसरा कंपोनेंट है, वो है fs cos थीटा, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो fs cos थीटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द n sin थीटा। ये fs cos थीटा कहा जा रहा है, अगर आप देखेंगे इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हमें मालूम है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को लर्न किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी लर्न किया है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या है, द फोर्स अलोंग द रेडियस वेक्टर टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन ये है, द फोर्स अलोंग द रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सिमिलर बट दे हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस है, ये जो दो फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंटर के अपोजिट जा रहा है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट इन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है। सी n sin थीटा balances centripetal force, fs cos थीटा balances centrifugal force. ओके, नाउ हियर हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी नहीं, लेकिन फॉर्मेशन कैसी होगी, हाउ द इक्वेशन इज गोइंग टू फॉर्म, हमें ये देखना है। अगर हम देखेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही है mg, बट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टू फोर्सेस है, दैट मीन्स ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं। अगर इसका इक्वेशन हमें लिखना होगा तो कैसा होगा, mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर इस अकेले को बैलेंस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है, n sin थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे fs cos थीटा ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी इक्वेशन लिखने वाली नहीं हूँ, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, कैसे इक्वेशन आ रहे हैं। यहाँ पे अगर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। क्यों, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, इसकी अवे फ्रॉम द सेंटर है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो व्हीकल ट्रैवल हो रहा है बैंक रोड पे, इसकी जो लिमिट है वो कम है। अगर कम लिमिट है दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। सी दैट
हमने पहले कहा था सेफ स्पीड के लिए हमने जो नोटेशन यूज किया है वो VS है, लेकिन फॉर लोअर स्पीड के लिए हमारा जो नोटेशन है वो V1 है. हियर इज कंडीशन इज दैट इन दिस केस द व्हीकल इज ट्रैवलिंग अलोंग अ कर्व बैंक्ड रोड विथ अ लोअर स्पीड V1. उस व्हीकल का जो स्पीड है इट इज लेस देन अंडर रूट RJ tan थीटा. RJ tan थीटा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, वहां पे हमने उसकी वैल्यू निकाली है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कम है. इसीलिए हमारा व्हीकल जो बैंक रोड पर ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड भी कम है. हमें यहाँ पे एक और कंडीशन मिलती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन n sin थीटा. यहाँ पे हमने स्पीड के लिए जो नोटेशन यूज किया है वो V1 है. सो mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज लेस देन n sin थीटा. दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फर्स्ट डायग्राम. जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब इसमें पहली डायग्राम वापस हम इसके बारे में सब उसके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, उसके इक्वेशन लिखेंगे और उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हम निकालेंगे. दिस इज अबाउट अ फर्स्ट डायग्राम. सिमिलर देयर इज अ सेकेंड डायग्राम. अगर हम देखेंगे तो पहली और दूसरी डायग्राम में एक ही डिफरेंस है, एक ही फर्क है. वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है. डायरेक्शन चेंज होता है और व्हीकल जो बैंक रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा है उसका स्पीड कम और ज्यादा होता है. सीधर फिर से हम देखेंगे इसी डायग्राम में. सीधर द व्हीकल इज प्रेजेंट ऑन अ बैंक रोड. ओके, फोर्सेस आर प्रेजेंट ऑन दैट. The forces are present on that vehicle are there. First is there due to weight mg. Mg's direction is vertically downward due to the normal reaction. Two components of that normal reactions are there. See there, force is present due to the normal reaction. That normal reaction resolve into two components. First vertical component is n cos theta. Second horizontal component is n sin theta. N sin theta is directed toward the center of a circle. N cos theta is vertically upward direction. N cos theta balances mg. Here, very important thing, if you are seeing in that first diagram, the direction of a static friction is upward. Here, the direction of a static friction force is in between the tires and the bank road. It is in downward direction towards the horizontal surface. Here it is upward direction, it is downward direction. So that as the direction of a static friction force direction changes, the component's position also changes. Let me see static friction force having the two component, vertical component Fs sin थीटा, हॉरिजेंटल इसका जो कंपोनेंट है वो Fs cos थीटा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डायग्राम में हमने देखा था तो n sin थीटा जो था वो टुवर्ड द सेंटर था, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ थी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में Fs cos थीटा था. लेकिन इस डायग्राम में दोनों सेम डायरेक्शन में है. n sin थीटा इज अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, Fs cos थीटा इज अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इनकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द सेंटर है. इसका मतलब ये हुआ ये दोनों मिलकर जिसको बैलेंस कर रहे हैं वो फोर्स कौन सा हुआ यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स. अंडरस्टैंड. सीधर अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, सीधर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा. ये दोनों उसको मिलकर बैलेंस कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सी हियर that mg, the force due to mg and static friction का vertical component है, ये दोनों पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में. अब ये दोनों मिलकर जिसको बैलेंस कर रहे हैं वो ये हुआ n cos थीटा. ऊपर के डायग्राम में अगर हमने वहां देखा था तो कैसे था, n cos थीटा एंड Fs sin थीटा ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे mg और Fs sin थीटा ये दोनों मिलकर n cos थीटा को बैलेंस कर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है, direction of a static friction force is changes. That means the speed limit of that vehicle which is traveling on a bank road, उसका भी स्पीड बदल रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, इसके मतलब से उनके कंपोनेंट की पोजीशन भी चेंज हो रही है. नाउ सी हियर, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि n cos थीटा जिन्हें बैलेंस कर रहे हैं ये दो कंपोनेंट है, Fs sin थीटा एंड mg. इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस Fs
साइन थीटा। यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक और चेंज होने वाला है कि जो हमारा व्हीकल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड बदलने वाली है। उसकी स्पीड हम जिस नोटेशन से लिखेंगे वो होगी v2। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे हमें मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी हमें ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब हमारा व्हीकल एक कर्व रोड पे सेफली ड्राइव हो सकता है अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो तो भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ है, उसकी डायरेक्शन रोड की तरफ है। सो हमें मिलने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम है। सो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने के लिए हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो व्हीकल है, उसके लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी हमें मिलने वाला है। यहाँ पे हमें वो ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हमारा जो व्हीकल है, हमारी जो गाड़ी है वो कर्व रोड पे सेफली ड्राइव हो सकती है। यहाँ पे दो कंडीशन है हमारे, v2 स्पीड हमारा बदल रहा है, पहले केस में v1 था। सेफ ड्राइव के लिए उसका इक्वेशन ये है, vs इज इक्वल टू √rg tan थीटा। लो स्पीड लिमिट के लिए vs की जगह v1 हो जाता है। अपर लिमिट मैक्सिमम स्पीड के लिए v2 इज ग्रेटर देन √rg tan थीटा। यहाँ पे मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा मैक्सिमम है। ये क्यों मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है रोड की तरफ है, इट इज टूवर्ड द रोड, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हमें जो जरूरी है, हमें जो चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स में मैक्सिमम है। सो इसका इक्वेशन होता है mv2² डिवाइडेड बाय r इज ग्रेटर देन n sin थीटा। ओके, ये दोनों सेम होते हैं तब हमें जो चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा मैक्सिमम है। सो इस केस में हमारा जो व्हीकल है उसका मैक्सिमम स्पीड होगा और वो ये कर्व रोड पे ट्रैवल कर सकता है। सी, फ्रॉम टुडे आई एम सेंडिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब। आई विल सेंड माई लिंक इन नेक्स्ट लेक्चर। हम ये डीप में देखेंगे, पहली जो डायग्राम है उसका फिर से हम स्टडी करेंगे, कंपोनेंट कैसे आए देखेंगे। एज पर द कंपोनेंट हम वहां पे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन से हमें जो चाहिए वो फाइनल एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सर्कुलर मोशन पूरा चैप्टर के बारे में सोचेंगे तो उसमें से इस दोनों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस सिलेबस में ये सिर्फ सिंगल ही था। अगर हम बोलेंगे तो सेकेंड डायग्राम, उसके ऊपर हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, सब कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था, लेकिन एज पर द न्यू सिलेबस उन्होंने ये दो सेपरेशन किए हैं। सर्कुलर मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मैं आपको एक लिंक भेजूंगी यूट्यूब में, मैं ये वीडियो सेंड करने वाली हूँ, उसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ एनी सजेशन इज देयर प्लीज सजेस्ट मी। थैंक यू।